हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, क्या कारण है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाती हूँ, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आई विल रिप्लाई यू देयर। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? देखो, एक रैपिड एंड रोटेटिंग सिस्टम जो हमारे ओशंस के ऊपर डेवलप होता है, ठीक है। इस तरीके से अचानक से हमारे वाटर को इस तरीके से रोटेटिंग सिस्टम जो डेवलप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रैपिड एंड रोटेटिंग सिस्टम जो ओरिजिनेट करता है हमारे ट्रॉपिकल ओशंस में। ट्रॉपिकल ओशंस का मतलब क्या है? इस तरीके से हमारा अगर इक्वेटर है, इस तरीके से हमारी अर्थ है, तो ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, और इस तरीके से हमारा ट्रॉपिकल एरिया आता है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। और इन एरियाज के बीच में अगर कोई साइक्लोन आता है, उसी को ओशंस के अंदर साइक्लोन आता है, तो उसी के क्या बोलते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे आया? ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो सबसे पहले अगर साइक्लोन जो है आता है तो उसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक लो प्रेशर सेंटर डेवलप होता है, ठीक है। जब भी आपका साइक्लोन आएगा वहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? तो लो प्रेशर डेवलप होगा, यानी कि वहाँ से हवा क्या करेगी? राइज करेगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो वार्म एयर है वो क्या करती है? राइज करती है, ठीक है। और अगर वार्म एयर राइज करती है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या डेवलप होता है? लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यानी कि लो प्रेशर सेंटर चाहिए। दूसरा, जो विंड्स चलनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग विंड्स, और एक स्पाइरल अरेंजमेंट चाहिए। जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका एक स्पाइरल अरेंजमेंट चाहिए, और बहुत तेज जो है विंड चाहिए, तभी हमारे साइक्लोन जो हैं वो डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें रीजनल नेम्स की, ठीक है, तब अब आपको पता होगा कि हमारे जो साइक्लोन है ना, इंडिया में हम जो है उसको साइक्लोन बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट एरियाज में जो साइक्लोन्स हैं उनके डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अब जो साइक्लोन आता है डिफरेंट एरिया में एक जैसा ही आता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम वेदर फिनोमिना, बट इनका जो लोकेशन है, ठीक है, इनका जो लोकेशन है वो अलग है, इसीलिए इनका नाम भी अलग तरीके से पड़ जाता है। देखो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारे अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या आया? हरिकेन्स आए हैं, मतलब उनका नाम डिफरेंट है, ठीक है, उनका जो नेम है वो डिफरेंट कर दिया है। अब ये साइक्लोन की डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखो, जब भी इस तरीके से साइक्लोन आता है, इस तरीके से जो है आपको पता है एक स्पाइरल जैसा डेवलप हो जाता है और वहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को मिलता है। अब जब इस तरीके से हमारा स्पाइरल डेवलप होता है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ना, ये आप देख पा रहे हो। तो जो ये बीच का एरिया ना, इसको क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, ठीक है। और ये आई ऐसा एरिया होता है, ये बहुत ही काम होता है, इसके बीच में कोई भी हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत ही शांत एरिया जो हो आपको देखने को मिलेगा, आई वाला, ठीक है। अब ये साइड वाला एरिया जो, इसको क्या किसके नाम से जानते हैं? आई वाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है? आई वाल के एरिया पे ही हमारी जो वार्म एयर है वो राइज हो रही है, मॉइस्ट एयर यहाँ से राइज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? जो आई वाला एरिया, यहाँ पे जो ठंडी हवा है ना वो डिसेंड कर रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है? जो हमारी ठंडी हवा डिसेंड कर रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या है? डिसेंडिंग एयर। तो आई वाले एरिया में हवा नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, और ये आई वॉल वाले एरिया से हवा जो है, वार्म एयर जो है, यहाँ से क्या कर रही है? राइज कर रही है। और आई होप आपको समझ में आ गया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, ठीक है। और लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ है? हमारी हवा यहाँ से राइज कर चुकी है, तो अब इस एरिया के वैक्यूम को फिल करने के लिए जो है हवा यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आगे हम बात करें अगर, तो रीजनल नेम से डिफरेंट है।
तो अगर जो हमारा साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आता है तो वहाँ पे हम किसके नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे हम जानते हैं टाइकून्स के नाम से। उसके बाद अगर साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन आता है तो वहाँ पे हम किसके नाम से जानते हैं, साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। अब कारण क्या है, जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है तो यहाँ पे हमें 6 इन्वायरमेंटल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि ये प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक साइक्लोन जो है वहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, साइक्लोन डेवलप देखने को मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो ओशन का पानी होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, वार्म ओशन वाटर, अगर वार्म वाटर होगा वही जो है वो राइज करेगा एंड फाइनली जो है जब वो राइज करेगा तो तभी हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोन डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, साइक्लोन की डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 26.5 डिग्री, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस आपको कम से कम ओशन के वाटर का टेम्परेचर चाहिए, तभी वहाँ पे जो है पहली कंडीशन यही कहती है, तभी वहाँ पे क्या होगा डेवलप, तभी वहाँ पे साइक्लोन डेवलप होगा। दूसरा क्या इंग्रेडिएंट है कि एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, जो एटमॉस्फेयर हो वो इनस्टेबल हो। ठीक है, स्टेबल एटमॉस्फेयर में आपको जो है साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। तो वार्म एयर जो है वो ब्लो होगी। ठीक है, जब वार्म हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ राइज करेगी और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। आपको पता है वार्म एयर क्या करती है, इवेपोरेट करती है और फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्लाउड्स का। तीसरा हमें क्या चाहिए कि ओशन के ऊपर हाई ह्यूमिडिटी हो, जब अबंडेंट मॉइस्चर होगा। ठीक है, हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स हैं वो फीड होंगे और फिर जो है हमें जो ओशंस हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोन देखने को मिलेगा, उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चौथा है लो वर्टिकल विंड शेयर, यानी कि वीक चेंजिंग विंड स्पीड डायरेक्शंस एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। मतलब एक तो कैसी विंड स्पीड होनी चाहिए, थोड़ी कमज़ोर और थोड़ी चेंजिंग विंड स्पीड चाहिए हमें डिफरेंट एल्टीट्यूड्स में। ठीक है, तो जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है अर्थक्वेक को आने के लिए, सॉरी अर्थक्वेक बोल रही हूँ, साइक्लोन को आने के लिए। ठीक है, तो साइक्लोन में आपने इंग्रेडिएंट पढ़ा, पहला तो ओशन का वाटर गर्म होना चाहिए, दूसरा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, थर्ड हाई ह्यूमिडिटी एंड चौथा जो वर्टिकल विंड शेयर है वो लो होना चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज कोरिलेसिस फोर्स। मैंने बोला था कि अर्थ जो है जब रोटेट करती है उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होती है जिसका नाम है कोरिलेसिस फोर्स, और जो कोरिलेसिस फोर्स है वो हमारी जो पोल वाला एरिया वहाँ पे मैक्सिमम होती है, बट इक्वेटर वाले एरिया में अगर आप बात करोगे 0 to 5 डिग्री तक, अगर ये मान लो 0 है, ये 5 डिग्री है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ये बीच में इक्वेटर है, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ, अच्छे से 0 to 5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरिलेसिस फोर्स का इफेक्ट 0 है, यानी कि इक्वेटर में कोरिलेसिस फोर्स जो है वो 0 है, वहाँ पे कोरिलेसिस फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमारा साइक्लोन है उसको आने के लिए कोरिलेसिस फोर्स का होना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब जो इक्वेटर का एरिया है ना हमारा 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक, उन एरिया में इक्वेटर के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे आपको जो है साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उस एरिया में, इक्वेटर वाले एरिया में साइक्लोन डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोरिलेसिस फोर्स है ही नहीं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को नहीं मिलता। और 6th पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि एक डिस्टर्बेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक सीड लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाए, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप हो जाए, ताकि जो रोटेशन है वो शुरू हो जाए। ठीक है, तभी हमारा जो है साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सब चीज़ें जब डेवलप होंगी तो इस तरीके से हमारा साइक्लोन जो है वो डेवलप हो जाए। अब आती है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैपिंग की बारी कि साइक्लोन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो, जो भी जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं ना वो 2 काम तो कर लें, एक तो इंडिया का मैप बनाना सीख लें। ठीक है, एक तो आप इंडिया का मैप बनाना सीख लो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जियोग्राफी में ना जब तक आपको मैपिंग नहीं आती है तब तक आप कुछ भी नहीं हो। उसके बाद दूसरा आप वर्ल्ड मैपिंग सीख लो। ठीक है, जब आप इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग सीख लोगे उसके बाद आपके लिए चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। अब आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैपिंग में जब भी कॉलेज के एग्जाम दे रही होंगे उस टाइम पे अगर आपको ये वर्ल्ड का मैप आता है तो आप सिंपली वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करोगे और ये एरियाज हैं जहाँ पर मेजर साइक्लोन देखने को मिलता है, तो आप इन एरियाज को हाईलाइट करोगे एंड देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 बातें होगी, एक एग्जामिनर को भी जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा तो आपको थोड़ा सा
वो देखेगा कि आपने अपने आंसर में जो है यूनिकनेस जो है उसको देखने को मिलेगी, एक यूनिक तरीके से आपने जो है कंटेंट प्रेजेंट किया हुआ है, वो भी अच्छा लगता है। एंड एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो मैप है वर्ल्ड का वो बनाना सीख लीजिए। यहाँ पे यूट्यूब में बहुत सी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई गई हैं कि आप कैसे वर्ल्ड का मैप इजीली सीख सकते हो, तो आप वहाँ से सीख लेना। और इंडिया और वर्ल्ड का मैप पे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप बना पाओगे, एंड फिर एग्जाम में भी आप आराम से उसको उसी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये मेजर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, साइक्लोन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको समझाती हूँ टेबल। अगर हम बात करें प्राइमरी जोन की, जहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को मिलता है, वो कौन सी है, 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ये साइक्लोन जो है ट्रॉपिक्स में डेवलप होते हैं, बट ये कभी भी आपको इक्वेटर के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर पे मैंने क्या बताया कि जो कोरिलेसिस फोर्स है वो ऑब्सेंट है, इसकी वजह से ही जो है वहाँ पे साइक्लोन नहीं आते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट एक्टिव बेसिन की, तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये मोस्ट एक्टिव रीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली गर्म पानी देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारे क्या डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें जहाँ पे मतलब कि कम साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा एरिया है, एक तो हमारा साउथ अटलांटिक ओशन, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन्स जो है बहुत ज़्यादा रेयर आते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो विंड शेयर जो है वो हाई रहता है, उसके बाद जो वाटर का टेम्परेचर है वो कूल रहता है। और हमने क्या पढ़ा कि अगर साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है वार्म वाटर चाहिए, बट यहाँ पे कूल वाटर है तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, यानी कि ओल्ड ओशन करंट्स, यहाँ आपको देखने को मिलेगा हम्बोल्ट करंट। और हम्बोल्ट करंट जब वाटर में आते हैं वो कैसे हैं, कोल्ड करंट्स हैं। और कोल्ड करंट्स में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे साइक्लोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर कैसा चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो है हम्बोल्ट करंट आ रही है जो कि कोल्ड करंट है। अगर कोल्ड करंट है तो उसका टेम्परेचर भी कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। अब हम टेबल के थ्रू कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे हमारा ओशन बेसिन कौन सा है, ये नॉर्थ अटलांटिक या फिर आप बोल सकते हो पैसिफिक वाला एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा साइक्लोन आता है, लोकल नाम क्या रखा है हमने साइक्लोन का, हरिकेन। और आता कौन से मंथ में है, जून और नवंबर के मंथ में। और कौन कौन से एरिया से इफेक्ट होते हैं, तो कैरिबियन, यूएसए, ईस्ट गल्फ कोस्ट, मेक्सिको, ये सारे एरियाज, ठीक है। फिर दूसरा जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में आता है उसको किसके नाम से जानते हैं, टाइकून। ये नाम लर्न कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में साइक्लोन आता है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, तो टाइकून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है, फिलीपींस, जापान, चाइना, इस तरीके से। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आता है, उसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और ये कब आता है, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर के महीने में। और ये किस किस को इफेक्ट करता है, इंडिया, बांग्लादेश और ओमान को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट कौन सा, हमारा साउथ इंडियन या पैसिफिक। यहाँ पे भी साइक्लोन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये नवंबर और अप्रैल में आता है। और कौन कौन से एरिया को इफेक्ट करता है, तो मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और फिजी को, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।